हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। चाइना ब्रह्मपुत्र पे बहुत सारे डैम बनाने की बात कर रहा है, जिनको हम 9 मेजर डैम्स भी बोलते हैं। तो ये 9 मेजर डैम्स ब्रह्मपुत्र का जो अपर कोर्स है, राइट, जो चाइना तिब्बत में से होके निकलता है, फिर यहाँ पे यू टर्न लेके जब इंडिया में एंटर करता है, तो इस वाले पोर्शन पे चाइना ने बहुत सारे डैम्स बनाने का, बांध बनाने का जो इनका आइडिया था, जो प्लान था, उसको वापस रिवाइव कर दिया है। काफ़ी साल पहले चाइना ने ये बात लेके आए थे कि हम यहाँ पे बहुत सारे डैम बनाएंगे। काफ़ी रेजिस्टेंस था, जो नीचे की कंट्रीज़ हैं, लोअर आइपेरियन कंट्रीज से काफ़ी सारा रेजिस्टेंस था, लेकिन चाइना क्या कौन सी किसकी सुनता है। तो फाइनली इट हैज़ रिवाइव्ड कि अभी हम फिर से उधर डैम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि अब क्यों, व्हाट हैपन नाउ, व्हाट इज़ न्यू। इतने साल तो वो जो प्लान था ठंडे बस्ते में पड़ा था, अभी ऐसा क्या हो गया है कि ब्रह्मपुत्र पे चाइना फिर से काफ़ी सारे डैम बनाने के अपने प्लान को एकदम स्पीड अप कर रहा है। इस बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत ही नए नए पॉइंट्स मिलेंगे आपको इसके अंदर। स्टिक विद मी फॉर द 10 मिनट्स, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। मेरा नाम संतोष है, आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। स्पेसिफिकली आई वुड से कि ये आप अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इसका आप या तो आप इसको ध्यान से सुन लो, या फिर एटलीस्ट टेलीग्राम पे जाके इसका PDF देख लेना। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। सो इंडिया और चाइनीज ट्रूप, आपको पता होगा कि लद्दाख के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली उनके अंदर टसल हो रही थी, एंगेजमेंट्स हो रहे थे, लेकिन अभी स्लोली दे स्टार्टेड डिसएंगेजिंग देमसेल्फ ऑल्सो। तो ये बीजिंग ने जो डिसीजन लिया है, इफ अगर ये इम्प्लीमेंट होता है कि जो हम ब्रह्मपुत्र पे डैम बनाएंगे, तो इट इज़ गोइंग टू बी मोर डेंजरस टू इंडिया देन एनी वॉर इन लद्दाख कैन डू। लद्दाख में वॉर को हम चैलेंज कर सकते हैं, वी आर प्रिटी मच कैपेबल, लेकिन ब्रह्मपुत्र पे अगर बांध बना के उस पानी को रोक लिया, देन वी वुड हैव नथिंग फॉर अवर लोअर स्टेट्स। तो ये इनका एक डिकेड लॉन्ग एक ऐसा इन्होंने प्लान करके रखा था, लेकिन फाइनली उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन करके रखा था, उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन अभी फाइनली उन्होंने उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। और ये जो लोअर रीचेज ऑफ यारलुंग सांगपो है, यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र को चाइना के अंदर यारलुंग सांगपो बोलते हैं, ये आपने NCERT में भी पढ़ा होगा। तो इस पे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसको आप की मार्क करना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हम बात करेंगे कि क्यों हम चाइना जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना के लिए ये अननेसेसरी प्लान है। आई विल टेल यू, अभी नेक्स्ट में बताती हूँ कि ये चाइना क्यों इसको हाइड्रो प्रोजेक्ट बोल रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जरूरत कहाँ है तुमको। ये जो डिक्लेरेशन है, इट विल, देखो इन्होंने इतना स्पेसिफिकली लिखा है कि इट विल रिवाइव द मोस्ट डेंजरस एंड अननेसेसरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एवर कंप्लीटेड बाय एनी गवर्नमेंट ऑन दिस प्लेनेट। सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा और सबसे ज़्यादा अननेसेसरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। डेंजरस क्यों है? अनदर की वर्ड की, इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर दी, एटलीस्ट फॉर दी इंडियन कंट्रीज। अगर मैं आसाम की, अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, तो हमारे इन स्टेट्स के लिए इससे ज़्यादा डेंजरस कोई प्लान नहीं हो सकता है। चाइना लगभग 40 डैम बनाएगा। तिब्बत वाला जो पोर्शन है, ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन एरिया है वहाँ पे, इनमें से 20 जो हैं ये लगभग 60,000 मेगावाट पावर को जनरेट करेंगे। और ये ब्रह्मपुत्र पे, जिसको यारलुंग सांगपो ये बोला जा रहा है, इसी पे बनाया जाएगा इसको। और इनमें से 9 डैम ऐसे होंगे जिनको मॉन्स्टर डैम बोला जा रहा है, जिसको बोलते हैं कि भयानक, बहुत बड़े, कि वो जो अर्थ की रिवोल्यूशन है, अर्थ जो अपनी एक्सिस पे घूमती है, इसको भी ये लगभग हाफ सेकेंड से रिड्यूस कर देगा। हाफ ज़्यादा बोल दिया मैंने, शायद कुछ सेकेंड से इसको रिड्यूस कर देगा। और ये जो 9 बांध हैं, जो 9 डैम हैं, जिनको इतना मैसिव मॉन्स्टर प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, ये लगभग 40,000 मेगावाट का पावर क्रिएट करेंगे। कहाँ पे? ग्रेट बेंड पे। ग्रेट बेंड क्या है? ग्रेट बेंड इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे ब्रह्मपुत्र जब निकलती है और जब वो सडन एक यू टर्न लेती है, तो उस सडन यू टर्न को बोलते हैं ग्रेट बेंड। और ये जो ग्रेट बेंड है, ये क्या होता है? ये तिब्बत का प्लेट्यू, आपको पता है तिब्बतन प्लेट्यू, ये तिब्बतन प्लेट्यू से होके यहाँ पे सीधा 3500 मीटर, लगभग 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरती है, 700 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब लगभग 3,000 किलोमीटर का, सॉरी 3 किलोमीटर का, 3,000 मीटर का मान लो, इतना ये यहाँ पे फॉल करती है अरुणाचल के लश प्लेन्स में। तो आप देख रहे हो कि कितनी स्पीड से ये गिर रही है यहाँ पे।
राइट प्लेट्यू है यहाँ पे, अभी मैं आपको हाथ से समझा रही थी, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट। प्लेट्यू यहाँ पे, तो यहाँ से निकल के ये लगभग 3,500 मीटर की हाइट से ये 700 मीटर की हाइट पे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र फॉल हो रही है, यहाँ पे तिब्बत के पठार से अरुणाचल के लश ग्रीन एरियाज के अंदर। तो ये जो यू बैंड है, ये दिस इज नॉन एज दी ग्रेट बैंड। आप देखो ये वाला, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस ग्रेट बैंड, ये यहाँ पे ये ऐसे यू टर्न ले रही है ना, बिल्कुल दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो एक बार ब्रह्मपुत्र का मैप देखो, यहाँ से निकलती है, इसको यारलुंग सांगपो बोलते हैं, या सांगपो या सांगपो इनके नाम में बोलते हैं। इट गोज थ्रू दिस एंड देन दिस टेक्स अ यू टर्न, इट एंटर्स इनटू अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ से फिर ये आसाम के अंदर होती हुई ऑलमोस्ट पूरी आसाम में बहती है। सो दिस इज द एरिया ऑफ अवर कंसर्न, ये सबसे ज़्यादा कंसर्न का एरिया है। तो बीजिंग क्लेम कर रहा है, बीजिंग बोल रहा है कि हम तो बिल्कुल इन्फ्रिंज नहीं करेंगे, इंडिया और बांग्लादेश का जो लोअर राइपेरियन स्टेट का पानी पे जो हक होता है हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनेगा, इसमें आसाम या बांग्लादेश के किसी भी तरह के पानी को रोका नहीं जाएगा। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है, ये दिस इज नॉट द ट्रू थिंग दे आर सेइंग। आपको पता है चाइना का कैसा नेचर है, क्योंकि इन 11 ऑलरेडी जो 11 डैम तो हैं, ओके 11 डैम ऑलरेडी हैं, और इन 11 डैम के पीछे आपको पता होगा हर बांध के पीछे एक रिजर्वॉयर बनता है, जहाँ पे नदी के पानी को स्टोर करके रखा जाता है, फिर वहाँ से उसे ऊंचाई से गिरा के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। तो ये 11 डैम के पीछे जो रिजर्वॉयर, जो स्टोरेज क्रिएट करा गया है, इट इज़ ऑलरेडी सफिशियंट, काफ़ी अभी तक सफिशिएंट है कि बांग्लादेश और इंडिया में अगर ड्रॉट का सिचुएशन आ गया और चाइना ने इन 11 एग्जिस्टिंग डैम स्टोरेज में यहाँ पे पानी को स्टोर करके रख लिया, तो नीचे बांग्लादेश और इंडिया को कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे ड्रॉट टाइप सिचुएशन हो जाएगा। तो बट उनको ये राइपेरियन राइट्स को अपना अटेंशन दूर कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, दिस वाटर सिचुएशन इज अ सिचुएशन, बट दिस विल डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द फार बिगर थ्रेट that a hydropower project at the Great Bend will pose to a downstream. हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का थोड़ा सा लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। पानी के अंदर वेट होता है, राइट, पानी हैज़ अ वेट, और हिमालय की आपको पता है कि जो हमारी इंडो प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है और अभी भी टकरा रही है, जिससे हमारा हिमालय का ओरिजिन हुआ था। सो दीज टू प्लेट्स, ये दोनों की दोनों प्लेट हाईली अनस्टेबल है। हिमालयन रीजन आपको पता होगा और हाई अर्थक्वेक प्रोन एरिया के अंदर आता है, हाई प्रोन एरिया है, यहाँ पे अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नेपाल के अंदर आप अर्थक्वेक देख लो, वन एग्जांपल। उसके बाद में आपको दिल्ली में भी काफ़ी सारे छोटे छोटे भूकंप के झटके महसूस हुए होंगे, जो हिमाचल उत्तराखंड वाले बेल्ट के अंदर आते हैं, और वो हमको उसका रिपल इफेक्ट दिखाई देता है। बहुत छोटे हैं वो, अभी 4.5 3.5, मतलब इतना कि आपको हल्का सा ऐसा लगेगा पंखा हिल गया, कोई दीवार पे टंगी हुई तस्वीर हिल गई, इतना सा दिखाई देता है ना। साइंटिस्ट आर ऑलरेडी सेइंग कि हिमालयन रीजन के अंदर ये जो दोनों प्लेट्स अभी भी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, इस कोलिजन की वजह से यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा अर्थक्वेक छुपा हुआ है। एंड वी स्टिल डोंट नो कि कब आएगा, कैसे आएगा, हमको नहीं पता, बट हमको इतना पता है कि जिस इंटेंसिटी से दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं अभी भी, और हिमालय की हाइट इंक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक मैसिव एनर्जी का बंडल यहाँ पे छुपा हुआ है, एंड इट इज़ गोइंग टू बर्स्ट एनी टाइम। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से क्या होगा कि जब आप यहाँ पे डैम बना के पानी को स्टोर करते हो, तो पानी के अंदर होता है वेट, ये वेट लगेगा टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर, और ये उसको डिस्टर्ब करता है, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। उत्तराखंड में जो फ्लड आया था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई थी, ट्राई टू रिमेंबर दैट। उसके अंदर क्या था, व्हाट हैपेंड, साइंटिस्ट ने बहुत पहले इस चीज़ के लिए वार्न करा था कि आप गलत जगह पर डैम बना रहे हो, इट इज़ डिस्टर्बिंग द बैलेंस, इट माइट कॉज एन अर्थक्वेक ऑल्सो, नहीं तो ये डैम टूटेगा किसी दिन और पानी बह के आएगा, एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। और अभी भी सेम सिचुएशन इज हैपनिंग कि ग्रेट बेंड पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, इट माइट कॉज अ सीवियर अर्थक्वेक, क्योंकि जो ग्रेट बेंड है ये मीटिंग प्लेस है हिमालय और जो दो दूसरी माउंटेन चेन्स है वहाँ पे, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल सिस्मिक जोन इन द वर्ल्ड। और अभी तक के दुनिया में जितने भी 5 मोस्ट सीवियर अर्थक्वेक देखे गए हैं, और जस्ट इन पिछले 100 सालों के अंदर, उनमें से यहाँ पे हुए हैं। अप्रैल 2015 में नेपाल के अंदर 7.9 रिक्टर स्केल का
ये अर्थक्वेक नोटिस करा गया था जिसमें 8,000 जिंदगियां चली गई थी। उससे पहले भी बहुत 1987 से 1897 से 1950 तक का 53 ईयर का अगर आप डेटा देखोगे तो वहाँ पे 4 बड़े मेमथ अर्थक्वेक्स आए हैं 7.8 से 8.7 रिक्टर स्केल के। अभी इसमें रिचर स्केल क्या है कि ये लॉग के अंदर होता है, आपको पता होगा कि लॉगरिथमेटिक के अंदर होता है। तो इसके अंदर अगर एक पॉइंट भी बढ़ता है तो इसका मतलब है कि 10 टाइम्स इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है। जस्ट इंक्रीज इन 1 पॉइंट equals to 10 time increase in the intensity in which is extremely huge। 7.8 से अगर वो 8.8 हो गया है तो इसका मतलब है 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है वो। और यही यहाँ पे खतरा हो रहा है ग्रेट बेंड इन ब्रह्मपुत्रा पे। बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं, जैसे 1897 के अंदर 7.8 का आया था जिसके अंदर इट वाज इक्विवेलेंट टू 7.6 मिलियन टन डायनामाइट के एक्सप्लोजन के अकॉर्डिंग, या फिर मीडियम साइज का जैसे कोई हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दैट इज व्हाट 7.8। और ये कब की बात है 1897 की, ऑलमोस्ट एक सेंचुरी हो गया है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ये आप देख लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, उसके साथ ही में बहुत सारे डैम्स बन गए हैं। तो ये क्या करता है कि दिस कॉजेज एन इमेंस प्रेशर, इसकी वजह से एक प्रेशर बिल्ड होता है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स में जो शिलोंग प्लेट के साथ मर्ज होती है। और शिलोंग प्लेट जो है वो फार ओल्ड इन यूरेशियन प्लेट का एक पार्ट था। तो इट अकर्ड जब ये हुआ था 1897 के अंदर, तो इंडियन प्लेट सडनली 11 से 16 मीटर शिफ्ट हो गई थी अंडर द शिलोंग प्लेट, ठीक है। और आज उसको ओल्डम फॉल्ट बोलते हैं हम इसको। इंडियन प्लेट देखो इस तरीके से टकरा रही है, इफ यू कैन सी माई हैंड्स आई जस्ट एक्सप्लेन इट। अगर इस तरीके से टकरा रही है तो इंडियन प्लेट शिलोंग प्लेट के अंदर 10 से 11 मीटर तक की शिफ्ट हो गई थी इसके अंदर, जिसको आज हम ओल्डम फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्टोनिक शिफ्ट एवर रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो फिर है कि आफ्टर डिकेड फिर वही क्वेश्चन आता है। देखो अर्थक्वेक का प्रोबेबिलिटी एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो यहाँ पे अगर बाढ़ आई, लेट्स जस्ट लुक एट दी मैप अगेन, हाँ, यहाँ पे अगर बाढ़ आई, यहाँ पे अगर नॉट बाढ़ आई, यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आया जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो डैम बने हुए हैं क्या होगा, इस डैम का पानी टूटेगा, ये डैम टूटेगा, ये सारा पानी निकल के कहाँ पे आएगा, लोअर राइपेरियन स्टेट पे। और इतना फ्लश के साथ ये पानी आएगा कि इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर एनीवन टू सेव द लाइव्स इन द आसाम। और स्पेशली जो अपर आसाम का एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा डेंजर पोजेस करेगा ये। तो दिस इज़ वन थिंग विच वी आर रियली ट्राइंग टू अवॉइड। तो फिर वही क्वेश्चन आता है कि यार इतने सालों तक 10 साल तक चाइना कुछ नहीं बोला, अब क्यों बोल रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता जो इन्होंने बोला चाइना ने कि हमको हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट है, हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, झूठी बात है। 2015 के अंदर चाइना के पास 3 लाख मेगावाट के नए जनरेटिंग कैपेसिटी के पावर प्लांट्स थे जिसकी उनको ज़रूरत नहीं थी। और इसकी वजह से कि वो नए पावर प्लांट्स लाएं, नए मैन्युफैक्चरिंग लाएं, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, और जो नए प्लांट हैं वो चलते रहे, डिमांड में रहें, इसके लिए जो एग्जिस्टिंग प्लांट थे उसको उन्होंने 50% कैपेसिटी से काट दिया था। उन्होंने बोला अगर आज आप 100 मेगावाट करते हो जनरेट तो उसकी बजाय आप 50 मेगावाट ही जनरेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी सारे नए पावर प्लांट्स डाल दिए हैं तो उनको भी हमको चलाना पड़ेगा। तो उनके पास एक्सेसिवली इलेक्ट्रिसिटी है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि नए प्लांट बनाए वो अपने सर्वाइवल के लिए। तो वेस्टर्न एंड इंडियन डिफेंस एनालिस्ट इस चीज़ को अज्यूम करते हैं कि इंडिया का जो ये इंडिया को अपनी पेस पे रखने के लिए बोल रहा है कि इंडिया अपनी जगह पर रहे। अगर बहुत ही रफ लैंग्वेज में बोले तो उनको लगता है कि इंडिया को उसकी औकात दिखाने के लिए चाइना ये सब कर रहा है। इंडिया जो डोकलम में 17 में लास्ट ईयर लद्दाख के अंदर जो कन्फ्रंटेशन हुए थे उसके बाद में इट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो उसके बाद में कि हम लोग इंडिया को ऐसे स्लो करने के लिए, इंडिया को हार्म करने के लिए करेंगे, लेकिन इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड इम्प्रिसाइज वे ऑफ डूइंग दिस। क्योंकि इवन इन 2008 जो ये डैम बनाने का एस्टिमेशन था ये था $62 बिलियन। $62 बिलियन इज़ ए ह्यूज अमाउंट। इवन दो चाइना इज़ ए कैपिटलिस्ट, सॉरी नॉट कैपिटलिस्ट, चाइना इज़ ए कम्युनिस्ट कंट्री, उनके बाद कैपिटल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी 62 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और एक बड़ी पॉसिबिलिटी ये भी पाई जाइए कि जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैं, इन्होंने जो वन बेल्ट वन रोड वाला आइडिया है इसको इसी की तरह जैसे ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव है 2014 में, जिसमें इनका डेस्परेट मूव था टू प्रिवेंट मास ले ऑफ द इंडस्ट्री। आफ्टर 2 years इन्होंने बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज खोली, बहुत सारे उन्होंने फिस्कल स्टिमुलस दिए,
लेकिन 2008 में, दैट बिगिन इन 2008, इट हैड रन आउट ऑफ कंट्रोल। और इन पिछले 5 सालों के अंदर उन्होंने 24 ट्रिलियन युआन खर्च करे हैं। इसकी वजह से इनके पास एक ह्यूज एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट हो गया है, चाहे वो इंजीनियरिंग के अंदर हो, मशीन बिल्डिंग में हो, हैवी इंडस्ट्री में हो। और 2014 के बाद उनको काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो डिमांड है कम, सप्लाई है बहुत ज़्यादा, इवन वर्कर्स की भी। तो इसकी वजह से दे आर नॉट फाइंडिंग वर्क। तो एक ये भी हो सकता है कि जो जिंगपियांग है, ये व्हाट इज डूइंग कि उनका जो प्लान है 12th ईयर प्लान, या फिर जो उन्होंने BRI लॉन्च करा है, उसके बाद में इन इंडस्ट्रीज़ के लिए डिमांड है, उनको कुछ करना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज़ को यूज़ ले। इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है, या जो लेबर बनी है, जो इंजीनियर्स हमने क्रिएट करे हैं, ये जो मैसिव रिट्रेंचमेंट ऑफ द लेबर है, इसको अवॉइड करना चाहता है। क्योंकि द वन थिंग दैट द पार्टी हैड टू डू टू अवॉइड लूजिंग द मैंडेट ऑफ हेवन इन्होंने दिया था। लास्ट डिकेड के अंदर बीजिंग ने ये दिखा दिया था कि द कैपेसिटी ऑफ द वेस्टर्न रीजन टू अवॉइड इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड है, एंड स्पेशली थैंक्स टू इंडिया, जिन्होंने BRI में ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो उसके बाद में काफ़ी स्लो डाउन हो गया था। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है, मेन रीज़न नहीं लेकिन वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट इज़ रिवाइविंग द ग्रेट बेंड, और उससे जो एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स है यार्लुंग सांगपो के अंदर, उनकी लोअर रीच के अंदर, उनको वापस से रिवाइव कर रही है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर तिब्बत के अंदर एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क को भी लाया जाए। तो इसमें इंडिया का क्या मूव होगा? देखो, अगर इंडिया बोले कि तुम डैम बनाओगे, हम भी डैम बनाएंगे, तब तो फिर इट्स लाइक कि आंख के बदले आंख लेने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि नुकसान इवेंचुअली हमको होना है। चाइना तो अपर राइपेरियन स्टेट है, पानी उल्टा फ्लो होके डैम में उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर वो डैम टूटा तो वो डेफिनेटली नुकसान इंडिया की डाउन स्ट्रीम पॉपुलेशन को पहुंचाएगा। और इंडियंस इस चीज़ में, इस डर में बिल्कुल नहीं रह सकते कि 50 बिलियन क्यूबिक वाटर का एक स्टोरेज उनके सर पे तलवार की तरह लटक रहा है। और अगर वो 9 डैम बन गए सक्सेसफुली, तो बहुत स्ट्रांगली इन्होंने लिखा है कि इट इज़ एज सर्टेन, जितना दिन में सूरज उगना तय है, उतना ही इस चीज़ का तय है कि एक दिन एक मेगा अर्थक्वेक आएगा उस एरिया पे, एंड इट विल अनलीश अ डेविस्टेटिंग फ्लड अपॉन दी अपर आसाम एरिया। तो इंडिया का मूव ये हो सकता है कि इंडिया चाइना को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेके आए, कि चाइना ने पहले भी इंडिया के साथ कुछ कोलैबोरेट करने की कोशिश करी थी कि वी कैन मेक सम अदर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन के थ्रू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू इस मूव को रिड्यूस करना, इस मूव को अवॉइड करना इज़ वे मोर स्मार्टर वे देन जस्ट बिल्डिंग डैम्स ओवर दी ब्रह्मपुत्र, क्योंकि वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा उस एरिया पे। ब्रह्मपुत्र में पानी का वॉल्यूम, अभी आई वेंट टू ब्रह्मपुत्र एरिया फॉर अ मंथ, एंड इतना पानी का वॉल्यूम, इफ़ यू हैव बीन दिस एरिया यू कैन सी कि पानी का ह्यूज वॉल्यूम है। इवन दो आई वॉज इन दी लोअर आसाम एरिया, लेकिन फिर भी यू कैन सी कि दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा वेटेड है। तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। वी जस्ट हैव टू थिंक वेरी स्ट्रेटेजिकली एंड वेरी स्मार्टली कि इस मूव को कैसे अवॉइड करा जाए। हमको अपनी सारी डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसीज इस मामले में लगानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को हार्म करेगा। एंड देन द लाइव्स ऑल्सो, ठीक है। प्राइस ऑफ इकोनॉमी इज अ डिफरेंट थिंग, बट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द गवर्नमेंट। तो दिस इज़ इट। काफ़ी छोटा सा आर्टिकल तो नहीं था, बट आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग था। काफ़ी सारे नए पॉइंट्स भी थे इसके अंदर कि क्यों चाइना ब्रह्मपुत्र पे अपने बांध बनाने के प्लान को रिवाइव कर रहा है, उनका क्या नुकसान हो सकता है। सो दिस इज़ इट। इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे little_simple_buddha पे सर्च कर सकते हैं। दिस इज़ इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।